Assalamu alaikum. So in this video we are going to discuss our SK19 volume 1 MCQs, ठीक है, which include all the August 2024 MCQs. The first paper that we are going to discuss is medicine 20th August afternoon paper. The first MCQ is after myocardial injury what biochemical changes will be seen in hypoxia. ठीक है, जब हमारे पास myocardial injury हुई है उसके बाद hypoxia में क्या changes आएंगे. ठीक है, क्या होता है कि जब हमारे पास hypoxic condition होती है, ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है हमारा ऑक्सीजन लेवल इट मीन्स दैट लो, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो उस वक्त क्या होती है एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, तो हाइपॉक्सिक कंडीशन में हमारे पास क्या होगी एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस प्लस ग्लाइकोजेनेसिस. ठीक है, द सेकेंड MCQ is a patient after 1 year of gastrectomy has anemia, fatigue and raised MCV 110. He is also having peripheral numbness and tingling sensation. Which type of anemia he is suffering from? In this MCQ, if we look at the key points, so it is number 1 gastrectomy. ठीक है, 1 year back पेशेंट की gastrectomy हुई है. ठीक है, और अब उसको क्या है एनीमिया डेवलप हो गया और उन्होंने जो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया वो ये दिया कि रेज्ड MCV है. ठीक है, अगर हम MCV को डिस्कस करें तो MCV अगर 80 से कम हो जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास होता है माइक्रोसिटिक एनीमिया. अगर 80 से 100 के दरमियान हो तो वो हमारे पास नॉर्मोसिटिक एनीमिया होता है. जबकि अगर हमारे पास MCV जो है वो मोर देन 100 हो जाए तो इट विल बी मैक्रोसिटिक एनीमिया और मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, जिसमें हमारे पास साइज ऑफ द RBC जो है वो इंक्रीज होता है. यहाँ पर हमारे पास क्या है MCV कितना है 110 है. ठीक है, इट मीन्स दैट इट इज़ मोर देन 100. ठीक है, सो द मोस्ट लाइकली आंसर वुड बी मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया. अगली अगर हम ऑप्शन देखें तो उन्होंने हमें क्या कहा है कि ही इज़ ऑल्सो हैविंग पेरिफेरल नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन, विच मीन्स दैट उसको क्या है पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप हो चुकी है. ठीक है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के साथ जब भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी का जो है वो साथ में हमारे पास आ जाए कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी पेशेंट को है, पेरिफेरल नमनेस है, टिंगलिंग सेंसेशंस हैं, तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस वुड बी विटामिन B12 डेफिशिएंसी मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया या मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी. ठीक है, सो द बेस्ट ऑप्शन जो थी अमंग दीज ऑप्शंस, ठीक है, अगर होती तो वो क्या होती है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी. लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस हमें दी हुई हैं उनमें है पर्निशियस एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज और सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया. इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो पर्निशियस एनीमिया होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है अगेंस्ट द इंट्रिंसिक फैक्टर. ठीक है, ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है. लेकिन इसमें भी क्या होता है मेगैलोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मैक्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सो MCV जो है वो मोर देन 110 इंडिकेट करे कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया. यहाँ पर हमें मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की एक ही टाइप मिल रही है पर्निशियस एनीमिया, जो हम यहाँ पर चूज़ करेंगे ऑप्शन ए. बाकी जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, थैलेसीमिया, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज और सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमियाज. ठीक है, ये हमारे पास माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया. So the third MCQ is child awake from sleep and start walking. It is termed as somnambulism. ठीक है, स्लीप वॉकिंग क्या होती है somnambulism और स्लीप टॉकिंग क्या होती है somnilcoy. ठीक है, सो स्लीप वॉकिंग इज somnambulism. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी ऑप्शन. ठीक है, दैट इज somnambulism. नेक्स्ट इज A woman had a polyp in the cervix. It was removed and histopathology showed a portion of the polyp covered by squamous epithelium. ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि उन्होंने क्या सर्वाइकल पॉलिप है. सर्वाइकल पॉलिप के अंदर हमारे पास क्या है कि स्क्वेमस एपिथेलियम से कवर्ड है पॉलिप जो है. ठीक है, तो जब स्क्वेमस एपिथेलियम इन द सर्विक्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, सो दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ मेटाप्लेजिया. ठीक है, कि वन टाइप ऑफ एपिथेलियम जो है इट चेंजेस इनटू एन अदर टाइप. ठीक है, तो सर्विक्स के अंदर अगर स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि विजाइना के अंदर हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, अगर वो सर्विक्स के अंदर हमें मिल जाती है तो इट इंडिकेट्स दैट देयर इज मेटाप्लेजिया. ठीक है, सो स्क्वेमस मेटाप्लेजिया जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, इन द सर्विक्स. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी, दैट इज मेटाप्लेजिया. A 29-year-old female presents with lethargy, irritability for the last 5 years. Labs reveal hemoglobin of 9.6, MCV 70, MCHC low with normal WBC and platelet count. She was prescribed iron supplement, yet after 2 months she has hemoglobin 10.2. Which lab investigation should be ordered to find the underlying cause of persistent anemia? अब अगर हम अपने की पॉइंट्स को अंडरलाइन करें, ठीक है, तो इसमें सबसे पहला की पॉइंट हमारे पास क्या है हीमोग्लोबिन कितना है 9.6. इट मीन्स दैट द पेशेंट इज एनीमिक. MCV कितना है 70 लेस देन 80. अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया जब लेस देन 80 होगा तो क्या होगा माइक्रोसिटिक एनीमिया. सो द सेकंड की पॉइंट इज माइक्रोसिटिक एनीमिया. MCHC भी लो है तो हाइपोक्रोमिक भी हो गया, तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया. WBC काउंट इज नॉर्मल, प्लेटलेट काउंट जो है वो भी नॉर्मल है. ये इंडिकेट करे कि ये एप्लास्टिक एनीमिया तो नहीं है.
कि WBC काउंट और प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है, सिर्फ और सिर्फ हमारा हीमोग्लोबिन कम हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने उसको आयरन सप्लीमेंट्स दिए हैं, ठीक है, लेकिन इवन आफ्टर 2 मंथ्स उसका हीमोग्लोबिन कितना है, उसका हीमोग्लोबिन सिर्फ और सिर्फ 10.2, यानी 2 मंथ्स आयरन सप्लीमेंट इस्तेमाल करने के बाद भी उसका हीमोग्लोबिन सिर्फ 10.2 है। तो हम क्या लैब इन्वेस्टिगेशन करेंगे परसिस्टेंट एनीमिया को रूल आउट करने के लिए? तो हम हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, ठीक है। तो द बेस्ट लैब इन्वेस्टिगेशन इन दिस केस, ठीक है, टू रूल आउट द परसिस्टेंट एनीमिया इज हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। डिक्रीज पोटेशियम एक्सक्रीशन इज़ ड्यू टू, पोटेशियम एक्सक्रीशन जो है वो डिक्रीज कब हो जाती है, ठीक है, कि अगर पोटेशियम एक्सक्रीशन की बात करें, ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास क्या है कि 2 ऑप्शन करेक्ट है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में भी पोटेशियम एक्सक्रीशन जो है वो कम हो जाती है, और रेनल फेलियर के अंदर भी जो है वो पोटेशियम एक्सक्रीशन कम हो जाती है। इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हमारे पास क्या है कि ई ऑप्शन किस तरह से, ठीक है, कि नॉर्मली क्या होता है हमारी किडनी के अंदर एंजाइम होता है, एल्डोस्टेरॉन की प्रोडक्शन होती है। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, एल्डोस्टेरॉन जो होता है वो हमारे पास क्या करता है कि वो सोडियम को रीअब्सॉर्ब करता है और पोटेशियम को क्या करता है, एक्सक्रीट करता है, ठीक है। सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन कराता है, पोटेशियम की एक्सक्रीशन कराता है। जब हमारे पास रेनल फेलियर हो जाता है, ठीक है, किडनीज का नॉर्मल फंक्शन जो है वो लॉस्ट हो जाता है, सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी, पोटेशियम की एक्सक्रीशन नहीं होगी, तो हमारे पास बॉडी में क्या डेवलप हो जाएगा, हाइपर कैलीमिया डेवलप हो जाएगा। तो डिक्रीज पोटेशियम एक्सक्रीशन इज ड्यू टू रेनल फेलियर। और बी ऑप्शन मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो किस तरह से ठीक है, वो इस तरह से ठीक है कि जब भी हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, इवन एसिडोटिक कोई भी कंडीशन है, ठीक है, तो एसिडोसिस की कंडीशन में हमारे पास क्या होता है कि उसको कॉम्पनसेट करने के लिए जो एच पॉजिटिव आइन होता है, ठीक है, वो ब्लड से सेल के अंदर मूव करता है, ठीक है। और जब एच पॉजिटिव आइन, ठीक है, ब्लड से सेल के अंदर मूव करता है, ठीक है, तो पोटेशियम आइन जो है वो सेल से बाहर मूव कर जाता है इनटू ब्लड, रिजल्टिंग इनटू हाइपरकैलेमिया। ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और एसिडोसिस जो होता है, ठीक है, वो रेनल एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम को कम कर देता है, ठीक है, और ब्लड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम को बढ़ा देता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, हाइपरकैलेमिया कॉज करता है बाय डिक्रीजिंग द पोटेशियम एक्सक्रीशन, ठीक है। सो द बोथ ऑप्शन, ठीक है, दैट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड रेनल फेलियर इज करेक्ट, ठीक है, बट वी विल प्रेफर मेटाबॉलिक एसिडोसिस टू रेनल फेलियर, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज प्रेफरेबल टू रेनल फेलियर, ठीक है, क्योंकि एक्यूट रेनल फेलियर की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो डेवलप होता है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट एमसीक्यू इज आफ्टर डायबिटीज साइटोकाइंस इन्वॉल्व इन न्यूट्रोफिल माइग्रेशन इज, न्यूट्रोफिल माइग्रेशन जो है वो कौन सा कराता है, C5a जो होता है, कि वो न्यूट्रोफिल माइग्रेशन करा रहा होता है, ठीक है। ओके, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फॉर न्यूट्रोफिल माइग्रेशन टुवर्ड्स द साइट ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होती है, ठीक है, जो करेक्ट सीक्वेंस होता है, ठीक है, उसके लिए हमने एक निमोनिक याद किया हुआ था, ठीक है, जो कि क्या था, MRAT, ठीक है। तो इसमें क्या है, मार्जिनेशन, रोलिंग, एडहीजन एंड ट्रांसमाइग्रेशन। सो द निमोनिक इज MRAT, मार्जिनेशन, रोलिंग, एडहीजन एंड ट्रांसमाइग्रेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज मार्जिनेशन, रोलिंग, एडहीजन एंड ट्रांसमाइग्रेशन। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस और कीटोजेनेसिस, ठीक है, जो ग्लूकागॉन आपका हार्मोन होता है वो ग्लाइकोलिसिस भी कराता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है और कीटोजेनेसिस कराता है, कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन कराता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, इंट्राहेपेटिक प्रोटीन एनाबोलिज्म एंड एक्स्ट्राहेपेटिक प्रोटीन कैटाबोलिज्म। दिस इज द मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू, ठीक है, पास्ट पेपर्स में बार बार रिपीट हुआ है। द करेक्ट ऑप्शन इज कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो है वो इंट्राहेपेटिक, लिवर के अंदर प्रोटीन जो उनकी सिंथेसिस कराता है और लिवर से बाहर जो है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करा रहा होता है, ठीक है। A 10-year-old boy diagnosed with tapeworm infestation, the drug of choice, ठीक है, tapeworm infection के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, नाइक्लोसोमाइड। नाइक्लोसोमाइड जो है इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर tapeworm infestation। लीस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, लीस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा कौन सा होता है, जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है, ठीक है, वो आपका लीस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा होता है। क्यों, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट पार्ट होती है, ठीक है, जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होती है वो शॉर्टेस्ट होती है और लीस्ट डिस्टेंसिबल होता है, जबकि जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होती है, ठीक है, वो वाइडेस्ट होती है और मोस्ट डिस्टेंसिबल जो है वो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होती है। लेकिन अगर आपको एमसीक्यूज में आ जाए कि व्हाट इज द नैरोवेस्ट पार्ट, तो नैरोवेस्ट पार्ट होता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीएटस, ठीक है। बोन मैरो बायोप्सी इज डन बाय, बोन मैरो बायोप्सी जो है, ठीक है, दिस एमसीक्यू इज अगेन रिपीटेड वेरी मच इन द पास्ट पेपर्स, ठीक है। तो बोन मैरो बायोप्सी की ना हमारे पास कुछ साइट्स होती हैं, ठीक है, जो प्रेफर्ड साइट है, ठीक है, जिसको हम सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पे लेते हैं, दैट इज़ आइलियर क्रस्ट, ठीक है। हम पोस्टीरियर आइलियर क्रस्ट को लेते हैं क्योंकि इट इज़ इजीली एक्सेसिबल साइट। सेकंड साइट कौन सी है, एंटीरियर सुपीरियर आइलियर क्रस्ट, ठीक है, जो ओबीस पर्सन है उनमें हम एंटीरियर सुपीरियर आइलियर क्रस्ट से भी ले सकते हैं। थर्ड साइट जो है स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द लंबर वर्टिब्रा है। फोर्थ साइट इज टिबिया, लेकिन टिबिया जो है वो ओनली इन लेस देन 1 ईयर ऑफ एज हम टिबिया से जो है वो बोन मैरो बायोप्सी कर सकते हैं, और टिबिया के भी जो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द अपर एंड ऑफ टिबिया होता है वहाँ से। जो फिफ्थ ऑप्शन हमारे पास है वो स्टर्नम है, कि जिसमें हम मिन्यूब्रम और द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द स्टर्नम जो है वहाँ से बोन मैरो बायोप्सी सैंपल ले सकते हैं। बट द मोस्ट प्रेफर्ड साइट और द फर्स्ट साइट एंड द मोस्ट एक्सेसिबल साइट इज द पोस्टीरियर आइलियर क्रस्ट। इफ द पेशेंट इज ओबीस देन एंटीरियर सुपीरियर आइलियर क्रस्ट, ओके।
विच हार्मोन यूजेस फॉस्फोलाइपेज सी एज अ सेकंड मैसेंजर सिस्टम, ठीक है। सो ऑक्सीटोसिन जो होता है, ठीक है, इट यूजेस फॉस्फोलाइपेज सी एज अ सेकंड मैसेंजर सिस्टम। इसका एक टेबल बना हुआ है एंडो पोर्शन फर्स्ट स्टेट के अंदर, जिसमें उन्होंने हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द एंजाइम्स जो है वो डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, कि किस सेकंड मैसेंजर सिस्टम के थ्रू जो है वो हार्मोन्स जो है वो एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो टेबल जो है वो अच्छी तरह से याद कर लें, तो उसमें ये सारे कवर हो जाते हैं, ठीक है। सो फॉस्फोलाइपेज सी के थ्रू एक्ट करता है ऑक्सीटोसिन। A 45-year-old man with a long history of alcoholism presents with severe epigastric pain, nausea, vomiting, fever, and increase in serum amylase. Diagnosis of acute pancreatitis superimposed on chronic pancreatitis was made. This condition, which following type of necrosis is most characteristic. So the crux is what type of necrosis is present in acute pancreatitis. तो acute pancreatitis के अंदर हमारे पास कौन सा necrosis होता है? फैट नेक्रोसिस जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के अंदर हमारे पास जो है वो फैट नेक्रोसिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी तरह से और कहाँ पर फैट नेक्रोसिस होता है? जो हमारा ब्रेस्ट होता है, ठीक है। ड्यू टू एनी टाइप ऑफ ट्रॉमा ब्रेस्ट के अंदर हमारे पास कौन सा प्रेजेंट होता है? ब्रेस्ट के अंदर भी जो है ना ट्रोमेटिक फैट नेक्रोसिस जो है वो प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसमें फैट प्रेजेंट होता है। ट्रॉमा टू द ब्रेस्ट होगा तो ट्रोमेटिक फैट नेक्रोसिस जो है वो प्रेजेंट होता है ब्रेस्ट के अंदर। उसके अलावा एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में भी फैट नेक्रोसिस। टाइप ऑफ फ्लूइड ड्यू टू अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस की वजह से टाइप ऑफ फ्लूइड क्या होता है? एक्सुडेटिव फ्लूइड होता है, ठीक है। जब इन्फ्लेमेशन की बात, इन्फेक्शन की बात हो जाए पेनक्रेटाइटिस की, तो उसमें कौन सा फ्लूइड हो जाएगा? एक्सुडेटिव फ्लूइड हो जाएगा, ठीक है। वुमेन विद हाइपरथायरॉइड फीचर विद गोइटर डायग्नोस्ड केस ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी, ठीक है। गोइटर है विद आयोडीन डेफिशिएंसी। कॉज ऑफ डेफिशिएंसी क्या है? कि जो आपने डाइट ले रहे हैं उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन नहीं है, तो इम्प्रॉपर डाइट बी ऑप्शन। पेशेंट ड्यूरिंग रोटरी एक्सेंट सस्टेन सेक्रल इंजरी, ही प्रेजेंट्स विद ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, वेयर इज द लीजन। अब इसके लिए एक कॉन्सेप्ट जो हम क्लियर कर लेते हैं कि जो कि हमारे एमसीक्यूज़ में अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा होता है, कि हमने देखना है कि किस लेवल पे इंजरी हो रही है, ठीक है। अगर तो हमें वो कहते हैं कि इंजरी जो है वो सेक्रल सेगमेंट के ऊपर है, एट सेक्रल सेगमेंट, ठीक है। इंजरी एट सेक्रल सेगमेंट है, ठीक है। तो वो क्या होता है? एट सेक्रल सेगमेंट जो है वो उसमें हमारे पास जो है ना वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो डैमेज होता है, ठीक है। और जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो हम उस ब्लैडर को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एटॉनिक ब्लैडर। टोन लॉस हो जाती है, ठीक है। एटॉनिक ब्लैडर हो सकता है, ऑटोनॉमस ब्लैडर होता है, ठीक है, यानी इट इज़ नॉट अंडर कंट्रोल, ऑटोनॉमस ब्लैडर होता है। और ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होती है, ठीक है। जबकि अगर हमारे पास अबव सेक्रल सेगमेंट जो है वो इंजरी होती है, अबव सेक्रल सेगमेंट, ठीक है, तो अबव सेक्रल इंजरी जो होती है वो सिंपैथेटिक सिस्टम का डैमेज होता है। और सिंपैथेटिक सिस्टम के डैमेज की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है? स्पेस्टिक ब्लैडर हो जाता है, ठीक है, या उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक ब्लैडर भी कहते हैं। और उसमें हमारे पास सिम्टम क्या आता है? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाती है, ठीक है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाती है इन केस ऑफ सिंपैथेटिक डैमेज। और अगर पैरासिम्पैथेटिक डैमेज होता है तो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होती है। और दोनों जो हमारे पास स्पास्टिक ब्लैडर और एटॉनिक ब्लैडर को कलेक्टिवली जो हम टर्म यूज़ करते हैं इन दोनों के लिए, वो हमारे पास क्या होता है? It is neurogenic bladder. So neurogenic bladder is the term that is used collectively for both spastic and atonic bladder. So at sacral segment, it is atonic bladder, autonomous bladder, overflow incontinence. Above sacral segment, it is sympathetic damage. So there will be spastic bladder, there will be urinary incontinence and automatic bladder, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, अ पेशेंट इज हैविंग ब्लीडिंग प्रॉब्लम, लैब शोज प्रोथ्रोम्बिन टाइम 14 सेकंड एंड एपीटीटी 60 सेकंड। अब एपीटीटी उन्होंने हमें बता दिया कि एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम प्रोलॉन्ग्ड है, ठीक है, और ब्लीडिंग टाइम 6 मिनट है। डिफेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे, ठीक है। जो एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम होता है, ठीक है, इट इज़ द मेजर ऑफ विच पाथवे, ठीक है। ये इंट्रिंसिक पाथवे जो है उसका मार्कर होता है। इंट्रिंसिक पाथवे को चेक करते हैं हम एपीटीटी को मेजर करके, ठीक है। तो अगर एपीटीटी प्रोलॉन्ग है, इट मींस दैट डिफेक्ट इज इन द इंट्रिंसिक पाथवे। साथ ही कवर कर लेते हैं कि एक्सट्रिंसिक पाथवे में हम क्या देखते हैं? एक्सट्रिंसिक पाथवे जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन टाइम से जो हम देख रहे होते हैं, ठीक है। अब एक कंडीशन जो कि हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, देखिए, कि एक्सट्रिंसिक पाथवे का या इंट्रिंसिक पाथवे का डिफेक्ट हमें पता चल गया कि डिफेक्ट इज इन द इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। अगर इंट्रिंसिक पाथवे में डिफेक्ट है और आपके पास वो ऑप्शन में कह देते हैं आपको कि एपीटीटी जो है वो प्रोलॉन्ग है, सिर्फ एपीटीटी प्रोलॉन्ग है, तो हमारे पास डायग्नोसिस क्या होगा? हीमोफीलिया, ठीक है। ओनली एपीटीटी इज प्रोलॉन्ग, सो द डायग्नोसिस विल बी हीमोफीलिया। लेकिन अगर एपीटीटी के साथ ब्लीडिंग टाइम भी प्रोलॉन्ग हो जाता है, सो द डायग्नोसिस वुड बी वॉन विलेब्रेन डिजीज, ठीक है। सो if alone APTT is prolonged, then it will be hemophilia, and if both BT and APTT are prolonged, then it will be von Willebrand disease. और अगर APTT भी PT भी BT भी सारा prolong हो जाते हैं, कि आपका प्लेटलेट काउंट होता है वो भी कम हो जाता है, तो और बर्स्ट सेल्स प्रेजेंट होता है, तो दिस विल बी डिसैमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, ठीक है। ऑल 3 रेज हो जाएंगे तो DIC हो जाएगा। ओनली ब्लीडिंग टाइम अगर रेज होगा, सिर्फ और सिर्फ ब्लीडिंग टाइम, तो हम कहेंगे इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा है, प्लेटलेट का डिफेक्ट है। प्लेटलेट जो है वो लो हो जाते हैं, और BT अगर रेज हो जाता है तो इट विल बी ITP, ठीक है। हेपेरिन की मॉनिटरिंग, अब हेपेरिन जो है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होता है? ओरल हेपेरिन जो होता है वो हमारा IV रूट से हम उसको दे रहे होते हैं,
हेपरिन को हम ओरली नहीं देते, हम आईवी रूट से दे रहे होते हैं। तो जो हेपरिन है हमारे पास वो एंटी कोएगुलेंट होता है, और हेपरिन जो होता है वो इंट्रिंसिक पाथवे को इफेक्ट करता है, और वो उसको हम ये कहते हैं एपीटीटी से। ठीक है, अगर आप रिकॉल करें तो हेपरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि वो एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट कर रहा होता है। ठीक है, एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करता है और थ्रोम्बिन को इनहिबिट कर रहा होता है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक पाथवे को इफेक्ट करता है। तो एपीटीटी से हम हेपरिन को की मॉनिटरिंग करेंगे, और वारफेरिन की मॉनिटरिंग हम कैसे करते हैं, वारफेरिन एक्सट्रिंसिक पाथवे को इफेक्ट करता है, सो हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम और आईएनआर से जो है वो वारफेरिन की मॉनिटरिंग करते हैं। देखिए, और हमारे पास टारगेट आईएनआर जो है वो 2.5 to 3 के दरमियान होना चाहिए। ठीक है, और INR अगर दोनों ऑप्शन में दिए हो तो INR would be preferred to prothrombin time. Next, for nutritional assessment of the patient, we assess the nutrition from his weight loss by albumin and TIBC. ठीक है, this is the repeated MCQ. Muscles of forced expiration. ठीक है, इसके बारे में मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन को डिस्कस किया है। तो फोर्स्ड एक्सपायरेशन के मसल्स कौन से होते हैं, इंटरनल इंट्रोकॉस्टल एंड रेक्टस एब्डोमिनस मसल। ठीक है, ओके क्योंकि जो क्वाइट एक्सपायरेशन है वो तो वैसे इलास्टिक रिकॉइल की वजह से पैसिव फिनोमेना है, लेकिन जो फोर्स एक्सपायरेशन है वो ड्यू टू इंटरनल इंट्रोकॉस्टल एंड रेक्टस एब्डोमिनस मसल होती है। इन क्रिसमस डिजीज इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम व्हाट विल बी रेज्ड। क्रिसमस डिजीज क्या होती है, क्रिसमस डिजीज को जो है ना वो फैक्टर 9 डेफिशिएंसी जो होती है उसको हम कह देते हैं क्रिसमस डिजीज। ठीक है, फैक्टर 9 डेफिशिएंसी से क्रिसमस डिजीज होती है, एंड इट इज सेम जस्ट लाइक हीमोफीलिया। ठीक है, जो है ना हमारे पास क्रिसमस डिजीज के अंदर भी क्या होता है, एपीटीटी जो है वो प्रोलॉन्ग होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्रिसमस डिजीज इज हीमोफीलिया टाइप बी। ठीक है, तो उसमें भी क्या हो जाएगा कि हमारा एपीटीटी जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। सही है, तो यहाँ उन्होंने हमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी है कि हीमोफीलिया ए के अंदर एपीटीटी प्रोलॉन्ग रेज्ड होता है। हीमोफीलिया ए क्लासिक जो होता है उसमें एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन और फैक्टर 8 जो है वो डिक्रीज होता है। हीमोफीलिया बी जो है उसको हम क्रिसमस डिजीज कहते हैं, इसमें फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्रिसमस फैक्टर उसको हम कहते हैं। और हीमोफीलिया सी होता है, ठीक है, जिसको हम रोजेंथल सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है, ठीक है, फैक्टर वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ओके, विद एक्सेप्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कॉजेज व्हाट। स्वेट ग्लैंड के अलावा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करता है, सेक्रेशंस को प्रमोट करता है। ठीक है, पी से पैरासिम्पैथेटिक और पी से प्रमोट, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो क्या करता है, सेक्रेशंस को प्रमोट कर रहा होता है। ठीक है, सबकी सेक्रेशंस को बढ़ाता है, लेकिन जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, वहाँ उसकी एक्सेप्शन है। ठीक है, कि वहाँ पर सिंपैथेटिक की सप्लाई आ जाती है। पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम जो होते हैं, वो स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग जिसको ऑट सेल कार्सिनोमा भी कहते हैं, वो पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम कॉज करता है। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास आ जाता है कौन कौन से पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम जो है वो ये कॉज कर सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो कुशिंग सिंड्रोम होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, ये ACTH को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम जो है वो कॉज करता है। ठीक है, उसके अलावा लैम्बर्ट एडन सिंड्रोम वगैरह जो है वो भी स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग कॉज करता है। ऑन ECG ऑफ अ गर्ल यू सी सॉ टूथ वेव्स विद P वेव इन a ratio of 3:1। तो सॉ टूथ वेव्स जो है, ठीक है, इट इज डायग्नोस्टिक फॉर एट्रियल फ्लटर। ठीक है, a surgeon performing thyroidectomy during upper lobe thyroid surgery, nerve likely to be damaged in proximity with superior thyroid artery। अपर लोब की बात हो जाए, ठीक है, अपर लोब की बात होगी तो हमारे पास सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है। ठीक है, और कौन सी नर्व होती है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है, और इसके साथ होती है एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। ठीक है, तो ये एमसीक्यू है। अपर लोब ऑफ थायराइड की बात हो जाए तो कौन सी आर्टरी डैमेज होगी, सुपीरियर थायराइड आर्टरी डैमेज हो सकती है, एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व डैमेज हो सकती है, या सुपीरियर थायराइड आर्टरी की इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी कौन सी नर्व डैमेज हो सकती है, एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। लेकिन अगर बात हो जाए लोअर लोब ऑफ थायराइड की, ठीक है, लोअर लोब में हमारी आर्टरी कौन सी होती है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ठीक है, और इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द इंफीरियर थायराइड आर्टरी कौन सी नर्व होती है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ठीक है, प्लस रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। सो बोथ ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब यहाँ पर उन्होंने सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ पूछा तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, दैट इज द एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। ठीक है, और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में वही बात जो अभी हमने डिस्कस की कि अपर लोब में एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, लोअर लोब में रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व और इंफीरियर थायराइड आर्टरी के साथ रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी इज रिलेटेड टू इंटरनल लेरेंजियल नर्व। ठीक है, अब लेरेंजियल की बात हो रही है, सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी के साथ इंटरनल लेरेंजियल नर्व। अब जब हमारे पास थायरोइडेक्टमी हम करते हैं तो मोस्ट कॉमनली जो नर्व डैमेज होती है वो होती है एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। ड्यूरिंग थायरोइडेक्टमी द मोस्ट कॉमनली डैमेज नर्व इज एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। ड्यूरिंग ट्रेकियोस्टमी जो मोस्ट कॉमनली डैमेज नर्व होती है वो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है। और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस जो इट इज मोर ड्यू टू रिकरेंट लेरेंजियल नर्व डैमेज देन ड्यू टू एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व डैमेज। और थर्ड ऑप्शन पे फिर वेगस नर्व आती है। ठीक है, तो अगर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस की रीजन पूछा जाए तो प्रेफरेबल ऑप्शन विल बी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व डैमेज। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि थायरोइडेक्टमी के अंदर कौन सी आर्टरी डैमेज, कौन सी नर्व डैमेज होती है, एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। ट्रेकियोस्टमी में रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ठीक है, next MCQ is a woman with history of trauma to head and neck region having lesion on the tongue on protrusion of the tongue deviated to the left side। अब क्या होता है कि अगर आपकी टंग जो है, अब टंग जो है ना
वो डेविएट होती है जिस साइड को उसी साइड की नर्व इंजरी होती है, ठीक है। टंग जो है वो सेम साइड पे डेविएट करती है, ठीक है, एज डैट ऑफ नर्व इंजरी। तो अगर टंग डेविएशन लेफ्ट पे है, ठीक है, तो नर्व भी हमारे पास कौन सी होगी, लेफ्ट हाइपोग्लॉसल नर्व डैमेज होगी। सो सेम होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास टंग डेविएट हो रही है टू द लेफ्ट साइड, सो द नर्व डैमेज वुड बी लेफ्ट हाइपोग्लॉसल नर्व. A patient suddenly developed no oliguria even after 3 dialysis session. Patient failed to have urine output. Creatinine इसका 9.5 है. बायोप्सी में आपको cortical necrosis मिल गया. अब जब हमें necrosis मिल गया, it means that necrosis कभी भी reversible नहीं है, permanent damage हो चुका है, तो it will be irreversible injury. 35 years old male with past history of epigastric pain for which he was taking antacids was diagnosed as gastric lymphoma, which is the most likely cause. गैस्ट्रिक लिम्फोमा का मोस्ट लाइकली कॉज क्या होता है, एच पाइलोराई. एच पाइलोराई जो है हाइलिकोबैक्टर पाइलोराई इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गैस्ट्रिक लिम्फोमा, ठीक है. अ यंग लेडी हैज गॉल स्टोन विच हैज कॉज ब्लॉकेड ऑफ बाइल डक्ट. दिस विल लेड टू, जब भी हमारे पास बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी या ब्लॉकेड हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाता है, इंक्रीज फैट कंटेंट ऑफ स्टूल हो जाता है, ठीक है. क्योंकि अब हमारे पास क्या हो रहा है कि जो फैट था, ठीक है, उसका जो है वो प्रॉपर मेटाबॉलिज्म जो है वो नहीं हो रहा ना, ठीक है, ठीक है, क्योंकि बाइल डक्ट की ब्लॉकेड हो गई है, ठीक है. बाइल के अंदर जो थे वो सारे एंजाइम्स थे, ठीक है, जिन्होंने उसको जो था वो ब्रेक डाउन करना था, तो फैट कंटेंट ऑफ द स्टूल बढ़ जाता है, स्टीटोरिया हो जाता है, ठीक है. इन अदर वर्ड्स क्या हो जाता है, स्टीटोरिया, दैट इज फैट कंटेंट ऑफ द स्टूल जो है बढ़ जाता है, ठीक है. ओके. इन हाइएटल हर्निया रिपेयर विच स्ट्रक्चर इज एट रिस्क ऑफ डैमेज. हाइएटल हर्निया के जब हम रिपेयर करते हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज पे रिस्क पे होता है, वेगस नर्व, ठीक है. कंजेनिटल लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन ऑफ फेशियल नर्व इज कॉमन बिकॉज बर्थ डिफेक्ट होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास फेशियल नर्व की लीजन जो है मोस्ट कॉमन होती है, ठीक है. ओल्ड मैन विद जनरलाइज बॉडी एडिमा. ओल्ड मैन में जनरलाइज बॉडी एडिमा का मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो सकता है, रिनल फेलियर की वजह से हाइपोप्रोटीनीमिया हो सकता है, ठीक है, कि जो है वो, या फिर हमारे पास क्या आ सकता है कि लिवर के डैमेज की वजह से जो है ना वो भी हमारे पास हाइपोप्रोटीनीमिया होता है. तो ओल्ड एज में मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो सकता है, हाइपोप्रोटीनीमिया. अ लेडी कट हर फिंगर बाय नाइफ व्हाइल वर्किंग इन द किचन विच मैकेनिज्म हर वेजोमोटर रिस्पॉन्स इंक्रीजेस, ठीक है. अब उसकी क्या हुआ, फिंगर कट हुई है, ठीक है, फिंगर कट हुई है, ठीक है, एक शार्प नाइफ से. तो कह रहे हैं कि किस मैकेनिज्म से वेजोमोटर रिस्पॉन्स जो है जाएगा. तो अब पहली बात तो ये हो गई कि जो हमारे पास जो पोस्ट गैंग्लियोनिक सी फाइबर्स होते हैं ना, वो हमारे पास वेजोमोटर रिस्पॉन्स लेकर जाते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर भी हमारे पास कौन से फाइबर्स रिस्पॉन्स लेके जाएंगे, पोस्ट गैंग्लियोनिक सी फाइबर्स, ठीक है, विच और ऑटोनॉमिक फाइबर्स जो कि हमारे पास जो है वो वेजोमोटर रिस्पॉन्स जो है इंजरी के लिए वो लेकर जाएंगे, ठीक है. So the correct option would be C. A patient presented with bilateral ptosis with muscle wasting on mastication and decreased voice until no voice uttered, diagnosed as myasthenia gravis. Best test क्या है, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक है. सबसे बेस्ट टेस्ट हमारे पास क्या होता है, सबसे बेस्ट टेस्ट जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोमायोग्राफी होगा, ठीक है. और सबसे इनिशियल टेस्ट जो है वो हमारे पास एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी टेस्ट होता है, ठीक है. तो इसको अपने अपनी करेक्ट कर लेना है कि जो आपके पास बेस्ट इन्वेस्टिगेशन पूछा जाए या बेस्ट टेस्ट पूछा जाए तो इट विल बी इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ठीक है. जबकि इनिशियल टेस्ट पूछा जाए, बेस्ट इनिशियल टेस्ट, अगर बेस्ट इनिशियल टेस्ट पूछा जाए तो फिर कौन सा टेस्ट होगा, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी टेस्ट होता है, ठीक है, वो आपके पास इनिशियल टेस्ट होता है, ठीक है. लेकिन बेस्ट टेस्ट इज इलेक्ट्रोमायोग्राफी. ओके. राइट लंग हैज ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, मिडिल लोब रिमूव सर्जिकली. सेगमेंट्स इंक्लूड, मिडिल लोब के अंदर कौन से सेगमेंट्स होते हैं, मिडिल लोब में मीडियल और लैटरल दो सेगमेंट्स होते हैं. अ चाइल्ड हैड रिकरेंट इन्फेक्शन एवरी टाइम क्लेब्सिया इज डायग्नोज्ड. दिस इज फाउंड टू बी, ये जो है दिस इज CGD, ठीक है, दैट इज, ये भी हमारे पास बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है MCQ, ठीक है. अब क्या है कि रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं और हर दफ़ा हमें एक ही ऑर्गेनिज्म मिल रहा है, दैट इज क्लेब्सियला, ठीक है. तो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी ऑप्शन. फेनकनीज सिंड्रोम, अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर, द चाइल्ड विद डिक्रीज ATP एज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, विल प्रेजेंट विद ग्लाइकोज्यूरिया. अब क्या होता है कि जो फेनकनीज सिंड्रोम होता है ना वो हमारे पास क्या करता है कि इसमें बेसिकली हमारे पास ये होता है कि फेनकनीज सिंड्रोम में क्या हो रहा होता है कि जो फेनकनीज सिंड्रोम जो है ना वो जेनेटिक डिसऑर्डर है हमारी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का, ठीक है. प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो सब्सटेंसेस नॉर्मली हमारी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीएब्जॉर्ब होती है ना वो अब नहीं होंगी, तो वो सारी सब्सटेंसेस जो है वो एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएंगी यूरिन के अंदर, ठीक है. तो सिम्टम्स हमारे पास क्या होते हैं, पोलीयूरिया होता है, पोलीडिप्सिया होता है, ठीक है, साथ में ग्लाइकोज यूरिया होता है, अमाइनो एसिड यूरिया होता है, ठीक है. नॉर्मली ग्लूकोज, अमाइनो एसिड सारे हमारे रीएब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, ठीक है, थ्रू द सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सोडियम अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्टर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होते हैं उसके थ्रू. लेकिन जब फेनकनीज सिंड्रोम होता है तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर ये डिफेक्ट होता है जो रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2 के साथ एसोसिएटेड भी होता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, ग्लाइकोज यूरिया, अमाइनो एसिड यूरिया, पोलीडिप्सिया,
पोलीयूरिया, ये सारे सिम्टम्स जो है ना वो अपीयर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी, दैट इज ग्लाइकोज्यूरिया। एक्सप्लेनेशन क्या है? इंक्रीज ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड एक्सक्रीशन होती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, इसमें मैंने पहले बात की प्रॉक्सिमल रेनल ट्यूबर एसिडोसिस, हाइपोफॉस्फेटीमिया एंड ऑस्टियोपेनिया। द साइट ऑफ मर्मर फॉर एओर्टिक रिगर्जिटेशन, एओर्टिक रिगर्जिटेशन का जो मेन अगर साइट ऑफ मर्मर पूछा जाए, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि जो एओर्टिक रिगर्जिटेशन का मर्मर होता है ना, वो हमारे जो है ना वो एओर्टिक एरिया जो होता है ना, वो इस तरह से अगर हम डिवाइड करते हैं तो माइट्रल एरिया जो हमारा फिफ्थ इंट्रोकॉस्टल स्पेस में होता है इन द मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। जो हमारा पल्मनरी एरिया होता है वो सेकंड इंट्रोकॉस्टल स्पेस पे होता है ऑन द लेफ्ट साइड। जो एरिया A1 होता है वो होता है सेकंड इंट्रोकॉस्टल स्पेस ऑन द राइट साइड, और जो एरिया A2 होता है वो थर्ड इंट्रोकॉस्टल स्पेस, ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास मर्मर ऑफ द एओर्टिक रिगर्जिटेशन होता है, ठीक है, वो कहाँ पर होता है? या तो वो A1 एरिया A1 राइट सेकंड इंट्रोकॉस्टल स्पेस में भी हो सकता है, और थर्ड इंट्रोकॉस्टल स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड एरिया A2 जो होता है, ठीक है, वहाँ पर भी एओर्टिक रिगर्जिटेशन का मर्मर हो सकता है। लेडी हैड अ डिफिकल्ट लेबर एट होम इन विलेज, शी वाज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल विद हिस्ट्री ऑफ पीवी ब्लीड एंड ओजिंग फ्रॉम द गम्स फॉर द लास्ट 10 आवर्स। हर सीबीसी शोज 6 ग्राम प्लेटलेट 30,000 TLC 24,000 विद न्यूट्रोफिलिया, द परफेरल ब्लड फिल्म शोड ब्लड सेल्स, हर पीटी एंड एपीटीटी वर प्रोलॉन्ग। अब इसमें की पॉइंट्स क्या होंगे कि एक तो उन्होंने हमें ये कह दिया कि डिफिकल्ट डिलीवरी हुई है इसकी इन द होम, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें क्या कहा है कि ब्लीडिंग हो रही है और ओजिंग फ्रॉम द गम, इट मीन्स दैट उसका प्लेटलेट काउंट भी कम हुआ है 30,000, ठीक है, और साथ में क्या उसका हीमोग्लोबिन भी कम हुआ है 6 ग्राम पर डेसिलीटर तक पहुंचा हुआ है, प्लेटलेट काउंट भी 30,000 है, TLC उसका रेस्ड है, न्यूट्रोफिल्स उसके रेस्ड है, पीटी एपीटीटी दोनों जो है वो प्रोलॉन्ग है, ठीक है। सो द डायग्नोसिस वुड बी DIC, ठीक है। हमने कहा था पहले भी हमने डिस्कस किया कि जब हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम और ब्लीडिंग टाइम सब चीज़ें प्रोलॉन्ग हो, प्लेटलेट काउंट हमारे पास कम हो जाए, बर्स्ट सेल्स हमें मिल जाए, ठीक है, तो द डायग्नोसिस विल बी डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। सो हियर द करेक्ट आंसर वुड बी A, दैट इज डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। नेक्स्ट MCQ, अ पर्सन गॉट स्टैब ऑन द अपर आर्म एंड द फ्लोर ऑफ द एक्सिला। जब भी फ्लोर ऑफ द एक्सिला का डैमेज होगा, इंटरकॉस्टोब्रेकियल आर्टरी का डैमेज होगा। अ पेशेंट आफ्टर ट्रॉमा, ऑल मसल्स ऑफ द एब्डोमेन एंड द चेस्ट पैरालाइज, स्टिल ब्रीदिंग, व्हिच लेवल इंजरी अकर्स, ठीक है। ट्रॉमा के बाद अगर उसके मसल पर लेकिन वो अभी भी ब्रीद कर रहा है, ठीक है, तो इंजरी क्या होगी? बिलो C5। याद रखें अगर आपके पास C5 से अबव इंजरी होती है तो पेशेंट कैन नॉट ब्रीद, ठीक है, उसका क्या होता है? रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाता है। तो अगर इंजरी के बाद पेशेंट जो है वो अभी भी ब्रीदिंग उसकी नॉर्मल है, ठीक है, वो ब्रीद कर पा रहा है, तो इट मीन्स दैट इंजरी इज बिलो द लेवल ऑफ C5 वर्टिब्रा। Early adolescence with a prominent forehead, averted looking ears and long longitudinal mandible and hypergonadism, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास? फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। जो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है ना, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो एक जो ट्रिपल कोडॉन होता है ना, ठीक है, ये बेसिकली वो होता है कि इसमें ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट सीक्वेंस जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि जो है ना इसमें एक तो हमारे पास प्रोट्यूडिंग जॉ होता है, ठीक है। जो जो चिन होती है या जो जॉ होती है, जॉ बोन होती है, वो बहुत प्रोट्यूडिंग होती है, प्रोलॉन्ग होती है। इसके अलावा क्या होता है इसमें जो गोनेड्स होते हैं, ठीक है, वो भी क्या होते हैं? वो भी बहुत जो है वो इनलार्ज्ड होते हैं, ठीक है। तो डबल CGG से याद रख लें इसको कि G से क्या होता है? हाइपरगोनेडिज्म होता है और हाइपरगेंथिज्म भी होता है, यानी कि जो मैंडिबल होती है वो भी लॉन्ग हो जाती है, ठीक है, और प्रोट्यूडिंग होती है, ठीक है। सो दिस इज फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। ऑन हिस्टोलॉजी, फ्लास्क शेप सेल्स विद मल्टीपल डेंड्रिटिक सिनैप्सेस, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेरिबेलर कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। दिस इज अगेन ए वेरी मच रिपीटेड MCQ। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर इज नॉट ऑफ थेरेप्यूटिक वैल्यू इन विच कंडीशन? ज़ोनिगस एल्सन सिंड्रोम के अंदर जो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं, ठीक है, उसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा होता। यूरिनरी एबनॉर्मेलिटी एसोसिएटेड विद, यूरिनरी एबनॉर्मेलिटी किसकी वजह से होती है? शिस्टोसोमा हिमाटोबियम जो होता है, ठीक है, वो आपके पास जो है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर कॉज करता है, ठीक है, यूरिनरी इन्फेक्शन कॉज करता है, तो यूरिनरी एबनॉर्मेलिटी ड्यू टू शिस्टोसोमा हिमाटोबियम होगी। ग्लाइल फिब्रिलरी एसिड प्रोटीन पॉजिटिव किसमें होती है? एस्ट्रोसाइटोमा। एस्ट्रोसाइटोमा का डायग्नोस्टिक फीचर होता है ग्लाइल फिब्रिलरी एसिड प्रोटीन, जिसका मार्कर होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट विद सिवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ब्लड प्रेशर कितना है उसका? 150/90, हाइपरटेंसिव है। सोडियम कितना है? 150 है, और पोटेशियम कितना है? 3 है। सोडियम नॉर्मल कितना होता है? 135/145, मीन्स दैट सोडियम जो है ना वो इंक्रीज है। पोटेशियम कितना होता है? 3.5 to 5.5 होता है, ठीक है, तो इट मीन्स दैट पोटेशियम क्या हुआ है? कम हुआ है। तो हमारे पास क्या है? हाइपोकेलीमिया है, हाइपरनेट्रीमिया है, हाइपरटेंशन भी साथ में है। तो द डायग्नोसिस विल बी प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। एल्डोस्टेरोन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन, उतनी ज़्यादा पोटेशियम की एक्सक्रीशन, उतना ज़्यादा हाइपरटेंशन जो है वो डेवलप हो जाएगी सोडियम की वजह से, ठीक है। सो प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म विल बी द करेक्ट आंसर। 38 वीक प्रेग्नेंट वुमेन विजिटेड हर फैमिली एंड फ्रॉम अ रिमोट एरिया। जब भी हमारे पास प्रेग्नेंट वुमेन आ जाए और फ्रॉम रिमोट एरिया आ जाए तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी हेपेटाइटिस E। अदरवाइज मोस्ट कॉमन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जो है वो हेपेटाइटिस A होता है।
प्रेग्नेंट वुमेन में मोस्ट कॉमन कैंसर इज मोस्ट कॉमन जो हेपेटाइटिस इट इज़ हेपेटाइटिस ए, लेकिन जो मोस्ट लीथल होता है वो हेपेटाइटिस ई होता है, और अगर रिमोट एरिया का जिक्र आ जाए साथ में तो फिर हेपेटाइटिस ई ही होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज मोस्ट डेंजरस इन केस ऑफ प्रेग्नेंट लेडी। अभी हमने बात की कि जो मोस्ट लीथल या मोस्ट डेंजरस है वो हेपेटाइटिस ई है, जो मोस्ट कॉमन है प्रेगनेंसी में वो हेपेटाइटिस ए है, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन और रिमोट एरिया की बात आ जाए, अगेन द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन वुड बी हेपेटाइटिस ई। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। 50 MCQs जो हमने कवर कर लिए, नेक्स्ट हम 51 से स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।